और ये बड़ा डेंट है कि आशुतोष ये समझाइए जरा सा कि ये चुनाव के एन मौके पर बिल्कुल लास्ट आवर पर ये जो तलवारें खींची दिख रही हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट में, और मात्र एक सीट नहीं है शिवाजी नगर मानखुर्द की, इसमें दिंडोरी जो अभी अनुराग जिक्र कर रहे थे, भाई हेलीकॉप्टर से अगर आनन फानन में एबी फॉर्म भिजवा दिए गए 2 उम्मीदवारों के पास जहां ऑलरेडी एनसीपी का उम्मीदवार खड़ा है, ये कैसा फ्रैक्शन है और ये चुनाव कैसे महायुति के लिए प्रभावित करता हुआ दिखेगा? दिंडोरी है, देवलाली है और तीसरी सीट शिवाजी नगर मानखुर्द की हो गई। देखिए गरिमा जी, बात जो तर्क है उस तर्क को सिर के बल अगर खड़ा कर दिया जाए और फिर उसको समझने की कोशिश की जाए तो शायद थोड़ी स्थिति और बेहतर होगी। मान लीजिए, फर्ज करिए कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में महायुति को बहुमत का आंकड़ा में सिर्फ एक की कमी रहे, सिर्फ एक, और नवाब मलिक जीत जाए, तब क्या महायुति नवाब मलिक का समर्थन लेगी सरकार बनाने के लिए? नहीं लेगी। देखिए, ये जो चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, ये महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई चुनाव की तुलना में सबसे ज्यादा संवेदनशील, सबसे ज्यादा जरूरी चुनाव है। हाँ। और इस चुनाव को जीतने के लिए, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतने के लिए हर कोशिश करती है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार, वो जो मदरसों के टीचर हैं उनकी तनख्वाह को तिगुनी कर देती है और एक ट्रस्ट का वो बढ़ा देती है। ये एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार का मुख्यमंत्री ये कैसे कर सकता है जब तक कि ऊपर से सहमति ना हो, जब तक कि ऊपर से एंडोर्समेंट ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि उसको तो मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, वो किसी मुगालते में कभी नहीं रहती। हाँ। लेकिन उसको इस बात का एहसास है कि अगर अजीत पवार का मुसलमान वोटर उनसे खिसक जाएगा तो शरद पवार को फायदा होगा और शिवसेना को फायदा होगा। लिहाजा उस फायदे को भी साथ में नजरअंदाज नहीं करना है। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि नवाब मलिक से भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। ये सब, और ये जो आशीष शेलार मुंबई के प्रमुख हैं, कह रहे हैं आतंकवादी को टिकट दे दिया अजीत पवार ने, धोखेबाजी है ये तो। देवेंद्र फडणवीस पहले कह चुके हैं कि व्यवसायिक संबंध है दाऊद इब्राहिम के साथ, हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सबूत मुहैया कराए थे नवाब मलिक के खिलाफ। तो मेरा कहना यह है कि ये सब ऊपर की बयानबाजियां हैं। हाँ। ये सिर्फ ऊपर की बयानबाजियां हैं, इसका अंदर से कोई लेना देना नहीं है। सारी कोशिश ये है कि नवाब मलिक चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए चुनाव लड़ने दिए, चुनाव जीतने दीजिए उनको। दूसरी बात एक और भी हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अजीत पवार से या भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में दूरी बनाने का एक छद्म रच रही है, क्योंकि आरएसएस का काडर भी उनसे नाराज है, बीजेपी का काडर भी इस बात से नाराज है कि भाई जिसके खिलाफ आप लगातार चुनाव के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे उसी के साथ आप खड़े नजर आ रहे हैं। हाँ। तो ये जो पूरी नूरा कुश्ती है, ये बिल्कुल उसी तरीके की नूरा कुश्ती है जैसे कि 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ मंच शेयर करना बंद कर दिया, मंच शेयर करने से मना कर दिया था। मथुरा या आगरा में विनोद जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन सरकार बनाने के समर्थन ले लिया था। तो राजनीति में सब कुछ संभव है। जब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर जो पृथकतावाद की बात करती है, पीडीपी, उसके साथ सरकार बना लेती है और उसके आधार पर अपने राष्ट्रवाद को जस्टिफाई भी कर लेती है, और जब उनसे टूट जाती है तो उसको दोबारा पृथकतावादी मान लेती है, उसको दोबारा आतंकवाद समर्थक मान लेती है, मुस्लिम समर्थक मान लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी मेरी नजर में आज की तारीख में भारत की सबसे अल्ट्रा मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी है, जो सारे मॉडर्न पॉलिटिकल टूल्स का इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने के लिए। यानी कि आप आशु ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भी महायुति इंटैक्ट है, अजीत पवार अपने फैसले पर भाई छोड़कर आ गए शरद पवार को, बागी ले आए विधायकों को तोड़कर 40, वो रहेंगे। आपको क्या लगता है कि अजीत पवार को जेल जाना है चुनाव के बाद? हाँ। उनके साथ जितने लोग आए हैं क्या वो जेल जाएंगे क्या? वो केसेस अभी हैं, अभी केंद्र सरकार के अंदर अमित शाह मौजूद हैं, वो उनकी पार्टी अभी इस केंद्र के नरेंद्र मोदी अभी भी प्रधानमंत्री हैं, और ये वो लोग हैं जो एक कतरे का हिसाब रखते हैं। ये वो पुराने लोग नहीं है जो हिसाब नहीं रखते थे, जो फॉरगेट एंड फॉरगिव में यकीन करते थे। अजीत पवार
अगर हिम्मत उनकी नहीं है कि वो आज की तारीख में बीजेपी को छोड़कर कहीं जाए, क्योंकि अगर जाएंगे तो जेल जाना उनका तय है, दुनिया की कोई ताकत उनको बचा नहीं सकती है। और अगर कोर्ट से भी अगर मान लीजिए उनको क्लीन चिट मिल जाए, उसके बावजूद भी 3 नए केस दाखिल हो ही सकते हैं उनके खिलाफ, अलग अलग। तो आशु, ये जो बागी है, ये किसका खेल बिगाड़ते हुए दिखेंगे? वो भले ही गोपाल शेट्टी हो, दुनिया भर के नाम है, गोपाल शेट्टी हैं, स्वीकृति शर्मा है, राजू पारवे हैं, नाना काटे हैं, ये सब किसका खेल बिगाड़ते हुए दिखेंगे? कोई शिंदे का बागी है, कोई बीजेपी का बागी है, गोपाल शेट्टी तो पूर्व सांसद हैं। देखिए, ये मैं ये जो बागी हैं इनको मैं बहुत ज्यादा तवज्जो कभी नहीं देता, तरजीह भी नहीं देता, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान का ऐसा कोई चुनाव नहीं होता जिसमें बागी ना खड़े हो, चाहे काउंसलर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन हरियाणा में बागियों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया ना, तकरीबन 9 से 10 सीटों पर या उससे ज्यादा पर कांग्रेस के ही बागी थे। मुझे लगता है ये अति सरलीकरण, हरियाणा के चुनाव को लेकर लोग अति सरलीकरण करते हैं। मेरा मानना है अति सरलीकरण ये नहीं है। हकीकत ये कि जैसा मैंने कहा, और मैं ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने कुछ समय राजनीति में गुजारे हैं, मैंने चुनाव लड़ा, इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कोई ऐसा चुनाव, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कम से कम 10 से 12 क्लेमेंट होते हैं, उनमें से एक को टिकट मिलता है, बाकी के 4-5 जो है वो नाराज हो जाते हैं, उनमें से 2-3 को बना लिया जाता है, 1-2 रहते हो फिर भी बागी बने रहते हैं, कुछ को इंडिपेंडेंट खड़े होकर उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपनी दुकान चलाए रखनी होती है। तो ये चुनाव का एक तरीके का बाई प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें बागी बहुत ज्यादा खेल, असल खेल ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जनता से अपने को कितना करीब और कितना कनेक्ट कर पाती है, जो बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएगी, जो लोगों को विश्वास दिला पाएगी कि वो उनके हितों की रक्षा करेगी या उनके लिए काम करेगी, वो चुनाव जीतती है। तो चुनाव जीतेगी तो ये कौन ज्यादा पब्लिक के साथ कनेक्ट कर पाएगा? विनोद जी,